मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ते हैं इकॉनमी की, और इसमें हम लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फील्ड्स हैं उसको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। नेशनल इनकम वो इनकम है, ये वो वैल्यू है जो हम गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं किसी एक कंट्री में एक साल में, उन सब की जो वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम जो है अगर ज़्यादा है तो उससे क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर होती है वो, और उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होता है, ठीक है। और अगर नेशनल इनकम कम है तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी थोड़ा डाउन चला जाता है। और प्रोडक्शन जब बढ़ती है तभी हमारी नेशनल इनकम भी राइज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री का जब आउटपुट इम्प्रूव होता है, टाइम के साथ साथ वो बढ़ जाता है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसमें जब आउटपुट बढ़ता है तो वो किस वजह से बढ़ता है, जब हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारी सर्विसेज इम्प्रूव होती हैं ना, जब वो ग्रो करती हैं तो तभी हमारी इकोनॉमिक जो है आउटपुट हमारा कंट्री का वो बढ़ता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या होता है कि जॉब हमारी जो है वो जॉब क्रिएशन बढ़ जाती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के। जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाती है, क्योंकि जब इनकम है वो कम पड़ जाती है और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है। और जो इन्फ्लेशन है इसमें हर तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वो नेसेसिटी है, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, उन सब की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट ये वो सिचुएशन होती है जब लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो एबल भी होते हैं कि कोई प्रोडक्टिव वर्क किया जाए, बट उनको जॉब नहीं मिलती है। दे आर अनएबल टू गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है और जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ टाइप्स हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। सप्लाई वो मनी जो इकोनॉमिक सर्कल में जो मनी अवेलेबल होती है, टोटल मनी, वो मनी सप्लाई होती है और ये असर डालती है हमारी स्पेंडिंग पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे भी। तो अगर इकोनॉमिक सर्कल में बहुत ज़्यादा मनी है तो उसको वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, और अगर कम मनी है तो इससे जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, ये है वो रेट, वो कॉस्ट जिससे हम मनी को बोरो करते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में लोन भी कह सकते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हम बोरो कम करेंगे और हम खर्चा भी कम करेंगे। और अगर इंटरेस्ट लो होगा तो हमारी जो बोरो करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। और जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्सेशन के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो आरबीआई ही इस पॉलिसी को कंट्रोल करता है। वो आरबीआई ही डिसाइड करता है कि मनी सप्लाई हमने कितनी करनी है सिस्टम में, और इस पे हमने इंटरेस्ट रेट भी मनी बोरोइंग में कितना रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। और जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से
तो हमारे पास जो बैलेंस है वो सरप्लस हो जाता है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा डेफिसिट हो जाता है। तो ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कंट्री की किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है और फॉरेन एक्सचेंज पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब एक्सचेंज रेट क्या है कि किसी भी कंट्री की करेंसी को जब हम दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो जो है वो एक्सचेंज रेट होता है, और ये इफ़ेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड पे, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट जब हम मनी को स्पेंड करते हैं किसी बिजनेस वर्क में, फैक्ट्रीज़ में, मशीनरी में, कहीं प्रोडक्टिव वर्क में, तो वो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, जॉब्स ज़्यादा होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। तो सेविंग में क्या होता है कि जब कोई बंदा या हाउस होल्ड कह सकते हैं, जब कोई इसको मनी को एक साइड रख के सेव करके रख देता है, तो वो सेविंग जो है वो फ्यूचर के लिए काम आ सकती है, फ्यूचर में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को डिटरमाइन करता है, और एक कंट्री की ग्रोथ कितनी है और कैसे हो रही है, ये सारा जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है?